अतीक अहमद की खून से सनी लाल लाल आंखें खतरनाक थी। सिर पर हमेशा टोपी पहने ये 5 फीट 6 इंच का ठिगना आदमी होने के बावजूद अपनी घूरती हुई नजरों से सबको डरा जाता था, चाहे वो उसके जैसे गैंगस्टर हो या फिर दिलेर पुलिस वाले। इसने इतना दबदबा बना के रखा था कि ये मनचाही जमीन को किसान से हड़प लेता था और बड़े व्यापारियों और बिजनेसमैन से उनकी बिल्डिंगें भी। और अगर कोई चू भी करता तो उसे बुरी तरह धमकाया जाता। अबे शाणे तुम्हारे परिवार को उड़ा देंगे, समझा क्या? कोई पुलिस के पास जाने की हिमाकत भी करता तो उसे लताड़ लताड़ के मारा जाता और धो धोकर पिछवाड़ा सुझा दिया जाता। जैसे 2015 में जब उसने लखनऊ के एक जाने माने व्यापारी की जमीन कब्जा करने की कोशिश की, तब पुलिस ने उसे रोकने के लिए अड़ंगा डाला और पुलिस के इस हरकत की वजह से माफिया डॉन उस व्यापारी के होटल में जबरन घुसा। उसके गुर्गों ने सभी सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और व्यापारी को धौंस दिखाने लगा। ये ले फोन, खींच मेरा फोटो और भेज जिसे भेजना है। और साले तू कुछ भी कर ले, पर अब से तेरी जमीन तेरे नए बाप अतीक की है, समझा? और जबरन उससे कागजात पर हस्ताक्षर करवाए, जिससे उसकी करोड़ों की संपत्ति कोड़ियों के दाम अतीक की हो गई। ये आदमी इतना हरामी था कि ये पिछले कुछ सालों से अपने कांड को रिकॉर्ड करता था और सोशल मीडिया पर वायरल करवाता था, ताकि उत्तर प्रदेश के लोग उसके नाम से घबराने लगे। साथ ही अतीक जबरन वसूली का धंधा चलाता था। बिजनेस वालों को निशाना बनाकर अपने चुनाव अभियान को फाइनेंस करवाता था, जिस वजह से व्यापारियों ने उसे चुनावी टैक्स पर्ची का नाम दिया। सफेद पर्ची का मतलब 3 से 5 लाख रुपए खांसने पड़ते, जबकि भयानक पीली पर्ची पर 5 से 50 लाख। एक दौर था जब ये नेता माफिया अपने रास्ते से सभी को मार मार कर साइड करता था। कंस्ट्रक्शन, बिजली और रेलवेज में टेंडर हासिल करने के लिए उसने तो आईपीएस अफसर लालजी शुक्ला तक को नहीं बख्शा। एक लौता ऑफिसर जिसने दम दिखाकर अतीक को गिरफ्तार किया, वो भी यूपी के 1990 गैंगस्टर युग के दशक में, पर जिसका बदला अतीक ने कुछ ऐसे लिया। सर मुंह मीठा कीजिए, आपका ट्रांसफर हो चुका है। पिछले 15 साल 2008 से लेकर 2023 तक जब से वो सलाखों के पीछे था, अतीक के पास चाकू, सिम कार्ड, फोन और पेन ड्राइव हमेशा मौजूद रहती थी, जिसके जरिए वो वहीं से 200 से ज्यादा गुर्गों की गैर कानूनी हरकतें चलाया करता था। जैसे जंगली जानवर अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते हैं, ठीक वैसे ही अतीक के लिए ये क्रूर हत्याएं सिर्फ एक खेल था जो वो अपने नौसिखे गुर्गों को सिखाता था। इस आदमी के व्यवहार से जेल अधिकारी इतने तंग आ गए थे कि उन्होंने सरकार से गुहार लगाई, सर अतीक ने नाक में दम कर रखा है, प्लीज आप उसको दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दीजिए। इसलिए अतीक उत्तर प्रदेश की एक से दूसरी, फिर दूसरी से तीसरी जेलों में छलांग मारता रहा। लोगों के अधिकारों के रक्षक शक्तिशाली न्यायपालिका के कई योद्धा भी उससे डरते थे। जैसे 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जब गुस्सैल अतीक जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। साहब मुझे कैंपेन करना है, देखिए ये मेरा हक है। कम से कम 10 जजों ने उसकी जमानत याचिका की सुनवाई पर बैठने से मना कर दिया, इस डर से कि इनकार करने से कहीं वो उनका जानी दुश्मन न बन जाए। पर फिर आए 11वें जज, जिन्होंने सुनवाई के लिए मंजूरी दी और अतीक को खुश भी किया, जमानत दी जाती है। लेकिन जैसे कि यूपी और बिहार में कहा जाता है, गैंगस्टर की जिंदगी अक्सर पोस्टमार्टम टेबल पर खत्म होती है। और दिलचस्प बात यह है कि यही भविष्यवाणी अतीक ने लगभग 20 साल पहले कर दी थी। एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या अपनी बिरादरी का कोई सिरफिरा सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे, और क्या। लेकिन इससे पहले कि हम उसकी जिंदगी और उसके मर्डर की कहानी देखें, चलिए जल्दी जल्दी हमारे बिस्बो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना मत भूलना, और टन घंटी तो जरूर दबाई देना। चलिए, तो यूपी के बांदा में एक सिरफिरा था, 22 साल का लवलेश तिवारी। अबे सांप के बच्चे क्या फिस फिस कर रहा है, देख तेरा माफिया डॉन यहाँ खड़ा है क्या। साला ये सिरफिरा एक नंबर का नशेड़ी था, जिस वजह से उसके बाप ने भी उसे घर से बाहर फेंक दिया। इस मोहल्ले के गुंडे के खिलाफ 4 मामले थे, गैर कानूनी शराब की तस्करी से लेकर औरतों की छेड़छाड़ तक। तो जेल के सिवाय और कहां पहुंचता, जहां उसकी मुलाकात हुई मोहित उर्फ शनि सिंह से, उसके ही जैसा एक येड़ा गैंगस्टर, जिसने 11 साल की बाली उम्र में घर छोड़ दिया था अपने माँ बाप के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर, और जुड़ गया था खौफनाक सुंदर भाटी गैंग से, जहां उसने दोनों हाथों से एक साथ गोली चलाना सीखा और 14 मामलों में हिस्ट्री शीटर बना, हत्या के प्रयास से लेकर डकैती तक। ये नए नए बने दोनों दोस्त जमानत पर बाहर आए, और जब एक बार वे देसी बार में शराब पी रहे थे, तब एक वेटर गुप्त तरीके से उसके पास आया। गड्ढे की जरूरत हो तो मेरे को बोलना, मेरे पास एक से एक है। ये था अरुण, सिर्फ 18 साल का लौंडा, जिसका गरीब बाप पानी पूरी बेचता था, और ये देसी कट्टा। ये तीनों बदमाश जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए, और उनमें से सबसे ज्यादा बदमाश मोहित गैंग का लीडर बन गया। मोहित का रोल मॉडल था गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसके वीडियो और इंटरव्यू देखने की उसे लत लग गई थी, जिन्हें वो अपने नए दोस्तों को भी दिखाया करता था। उन्होंने देखा कि कैसे पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की घातक हत्या से बिश्नोई का नाम दुनिया में फेमस हुआ,
और ये तीनों कुछ उसी तरह अतीक और उसके गैंग का सफाया करना चाहते थे और खुद का बड़ा नाम बनाने के ताक में थे। मजे की बात तो ये है कि इन तीनों की जिंदगी में अतीक की जवानी की झलक दिखाई देती थी, जिसने खुद माफिया बनने के लिए ऐसे ही कुछ मिलते जुलते रास्ते अपनाए थे। तो आइए अतीक का फ्लैशबैक भी देख लेते हैं। 1962 में एक गरीब तांगे वाले के घर में एक बेटा पैदा हुआ। अपने पिता के सपनों के खिलाफ जाकर अतीक ने मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और बचपन से ही गलत लाइन को पकड़ लिया। ये अपने निकम्मे साथियों के साथ ट्रेन से कोयला चुरा कर अच्छी खासी रकम कमाने लगा। उस छोटी सी उम्र में उसे रेलवे स्क्रैप के ठेकेदारों को डराने धमकाने का जिगरा था ताकि उसे सरकारी टेंडर मिल सके। अतीक का हौसला और बड़ा चांद बाबा के गैंग में दाखिल होने के बाद, जो कि चकिया मोहल्ले का सबसे बड़ा डॉन था। अतीक इतना सरफिरा था कि जब एक स्क्रैप मेटल व्यापारी मोहम्मद गुलाम ने उसकी बात नहीं मानी, तब अतीक ने उसकी बेरहमी से हत्या की, जो कि महज 17 साल की उम्र में उसका पहला मर्डर था। फिर चांद बाबा, कुछ लोकल नेता और पुलिस के बीच हुई गलतफहमी का फायदा उठाकर अतीक ने अपने गुरु को धोखा दे दिया और उसने सभी को अपनी ओर लुभाकर खुद का गैंग बना लिया। उस समय तक उसका नाम कुछ खास बड़ा नहीं था। 1985 में अपनी औकात से ज्यादा साहस दिखाते हुए उसने दिन दहाड़े लैंड माफिया मौला बुक्खल का रास्ता रोका। हालांकि उस दिन कोई बड़ा पंगा नहीं हुआ, लेकिन बड़े माफियाओं को कुछ ज्यादा ही उंगली करने की वजह से पुलिस अगले साल पहली बार अतीक के दरवाजे पहुंची, लेकिन तब भी उस पर घमंड की चर्बी चढ़ी हुई थी। किसके अंदर इतना गूदा है रे, जो मुझे पकड़ के दिखाए? सीधा सीएम का हुक्म है अतीक। लेकिन उसे कहाँ पता था कि पुलिस उसे जेल नहीं बल्कि एक सुनसान जगह ले जा रही थी। शायद जिंदगी में पहली बार अतीक की फटी जरूर। आज तो लगता है पक्का इनकाउंटर होगा। अल्लाह के पास जाने का समय आ गया है। पहली बार उसे वैसा ही डर महसूस हुआ जैसा कि दूसरों को तब लगता था जब अतीक उन्हें धमकाता था। ऐसा कहा जाता है कि उसको आखिरी सेकंड में बचाया गया, वो भी किसी बड़े कांग्रेसी नेता के बीच में दखल देने से। सर का ऑर्डर है, आज के लिए इसे छोड़ दो। हालांकि राज्य के कांग्रेस सीएम की पुलिस ही उसके खिलाफ मामले पर मामले डालती रही, जिससे वो इस डर से पगलाने लगा कि उसे मार दिया जाएगा। इसलिए इस चालाक गैंगस्टर ने खुद को गिरफ्तार करने की चाल चली, क्योंकि उस समय सलाखों के पीछे ही वो सबसे महफूज था। 2 साल बाद 1989 में जब वो बाहर आया तो उसके कभी गुरु रहे चांद बाबा उसके न होने का फायदा उठाकर चुनाव का टिकट ले चुके थे। और यही वो पल था जब अतीक के दिमाग की घंटी बजी। साला मैं भी पॉलिटिक्स में जाऊंगा, अपना वही रास्ता है सबसे बड़ा डॉन बनने का। उस दौर में राम जन्मभूमि आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, जिससे उत्तर प्रदेश में मुसलमान काफी असुरक्षित महसूस कर रहे थे और उनके इसी असुरक्षा के डर पर सवार होकर अतीक एक स्वतंत्र उम्मीदवार की तरह मुसलमान जनता के मसीहा के रूप में उभरा। लेकिन चांद बाबा को अपने पुराने धोखेबाज चेले से ये एक और चुनौती पसंद नहीं आई और जब चुनाव की गिनती अभी चली रही थी तो चांद बाबा ने अपने गैंग के साथ अतीक और उसके गुर्गों पर जोरदार हमला बोला। जब वे सभी मतगणना केंद्र के बाहर चाय पी रहे थे, लेकिन इसके बाद जो भयानक गैंग वॉर हुई उसमें चांद बाबा निपटा दिए गए। एक तरफ अतीक चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर में आगे बढ़ने लगा, तो वहीं दूसरी ओर उसके गुर्गों ने चांद बाबा के गिरोह के एक एक बंदे को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। अब इससे अतीक अपने इलाके का ताकतवर माफिया बन गया था, जो अपनी मन मर्जी से जमीन हड़पने और जबरन वसूली करने लगा। आने वाले कई दशकों तक किसी में उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए वो उसी सीट से 1991 और 93 के विधानसभा चुनाव भी चुटकी बजाकर जीता। अब 1996 में हमारे डॉन ने बेहद खूबसूरत शाइस्ता परवीन से शादी की। दिलचस्प बात यह है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी थी जिसका सरकारी क्वार्टर था, पर वो अतीक की तरह अंगूठा छाप नहीं थी। 12वीं कक्षा पास थी और वो ही गैंग की रानी बन मामले निपटाती जब भी अतीक और उसका भाई अशरफ जेल गए। ये लेडी लग अतीक के लिए काम कर गया जब समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया MY मुस्लिम यादव वोटों को जोड़ने के लिए, और उसने जिंदगी में पहली बार पार्टी के बैनर पर जीत हासिल की। लेकिन वो यारी छोटी निकली, क्योंकि लालसी माफिया ने 1999 में एक छोटे संगठन अपना दल में छलांग मारी ताकि वो उसका राज्य अध्यक्ष बनकर उसी सीट से फिर से चुनाव जीत सके। मगर ये छोटी सी पार्टी अपना दल उसको सिस्टम से बचाने के लिए काबिल नहीं थी। इसीलिए उसने फिर से राजनीति के सबसे बड़े मगरमच्छ मुलायम से हाथ मिलाया, क्योंकि वो तब तक मुख्यमंत्री बन चुके थे। और इस बार 2004 में पहली और आखिरी बार अतीक फूलपुर से सांसद बना। ये चुनाव का टाइम वही था जब उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। एनकाउंटर होगा या पुलिस मारेगी या अपनी बिरादरी का कोई सिरफिरा सड़क के किनारे पड़े मिलेंगे, और क्या। 2005 में जब सांसद अतीक ने अपने भाई अशरफ को अपनी विधायक सीट पर आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो उन्हें अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहली बार एक छोटे डॉन बसपा के राजू पाल ने विधानसभा चुनाव में अशरफ को चुनौती दे डाली और उसे हरा भी दिया, जिस वजह से अतीक बदले की आग में झुलस रहा था। अब जीते तो रम चलेगी, हारे तो बम चलेगी।
इसलिए कुछ दिनों बाद 25 जनवरी 2005 को 2 मारुति वैन में अतीक के गुर्गों ने पाल की टोयोटा क्वालिस और उनके बॉडीगार्ड की स्कॉर्पियो को ओवरटेक किया और रास्ता रोक लिया और कुछ ही सेकंडों में बिना रुके गोलीबारी से उन पर पूरी तरह से हमला कर दिया। अब तक की सबसे घातक मुठभेड़ थी। राजू पाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके शरीर में 18 गोलियां लगी थी। अतीक ने 2006 में राजू के सहयोगी उमेश पाल को भी उठवा लिया था उसकी बोलती बंद करने के लिए, क्योंकि वो हत्याकांड का मुख्य गवाह था। फिर अशरफ ने आसानी से उपचुनाव जीत लिया और माफिया अतीक यूपी में पहले से कई ज्यादा ताकतवर बन गया। लेकिन इन बेफिक्रे माफियाओं को ये अंदाजा नहीं था कि इस कांड से वो सीधे बसपा प्रमुख मायावती से टकरा जाएंगे, जो उनके लिए महंगा साबित होता, क्योंकि इस कांड के अलावा 1995 वाला लखनऊ गेस्ट हाउस कांड अब भी मायावती को गुस्सा दिलाता था। और जब अतीक ने भड़के हुए सपा कार्यकर्ताओं को लेकर उस गेस्ट हाउस में तोड़फोड़ की जिसमें मायावती जी ठहरी हुई थी, जहां से वो बड़ी मुश्किल से बच के निकली, 2007 में सीएम बनने के बाद तो उन्होंने ये पक्का किया कि राजू की विधवा पूजा के जरिए अशरफ को चुनाव में वो जरूर मात देंगी। और 1 साल के अंदर अहमद भाइयों की राजनीतिक ताकत इतनी तेजी से खत्म हुई कि वे फिर कभी एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। उसी साल प्रयागराज के पौष इलाके सिविल लाइंस में वे बिल्डिंग बना रहे थे, जोर जबरदस्ती से हासिल की गई जमीन पर। निगरानी के लिए लगातार धूप में खड़ा अतीक परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर बगल के सिनेमा हॉल पर गई, जहां वो आराम से बैठ सकता था। उस पहले स्टॉकेज को ही हथियार लेता हूँ, फिर वहाँ से आराम से बैठकर निगरानी करूंगा। अतीक पूरी अकड़ में 8 हथियारों से लैस गुर्गों के साथ वहाँ पहुंचा, मैनेजर को पीटा और थिएटर की चाबियां छीनी। लेकिन वो थिएटर किसी वेरा गांधी का था, जो इंदिरा गांधी की दूर की रिश्तेदार थी, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी की स्थानीय अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी को फोन मिलाया, जिससे बात सोनिया गांधी तक चली गई। दबाव में आकर खफा हुए अतीक को थिएटर की चाबियां वापस करनी पड़ी। अब उसे अपनी बाहुबल की औकात कम होती नजर आ रही थी। उसके बाद से मायावती की यूपी पुलिस भी पूरी ताकत से उसके पीछे लग गई, जिससे अतीक को मजबूरन दिल्ली भागना पड़ा। 2007 के अंत में उसने वहां से अपने गिरोह को चलाने की कोशिश की, मगर वो यूपी नहीं था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जल्द ही उसे दबोच लिया और उसे वापस यूपी की जेल में फेंक दिया। 2008 में अतीक और 5 अन्य गैंगस्टर सांसदों को यूपीए सरकार ने 2 दिन के लिए जमानत पर रिहा करवाया, संसद में भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर उनका वोट पाने के लिए। लेकिन हमारे मनमौजी अतीक ने अपने नेता मुलायम की इच्छा को नकार कर समझौते के खिलाफ वोट डाला, जिससे उसने अपने एक लौते संरक्षक को खो दिया और वे समाजवादी पार्टी से बाहर फेंकवा दिया गया। कमाल की बात है कि कुछ साल बाद 2012 में उसी पुराने दोस्त और दुश्मन मुलायम ने उसे सामने के दरवाजे से सपा में वापस लाने की कोशिश की जब वो सत्ता में वापस आ गए। लेकिन उनके बेटे अखिलेश, जो कि तब के नए मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसे लात मार के पिछले दरवाजे से बाहर कर दिया, क्योंकि वो बेहद नाराज थे उसकी गैंग की कभी ना खत्म होने वाली मारकाट की वजह से। हालांकि 2017 से जब योगी सरकार आई, तब उसका विनाश काल सही में चालू हुआ। सबसे पहला सख्त कदम ये लिया गया कि अतीक को उसके जिले प्रयागराज की जेल से 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर देवरिया की जेल में फेंका गया। मगर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अतीक ने वहाँ से भी लखनऊ के एक व्यापारी मोहित जायसवाल का अपहरण करवाया, उसके घर के ठीक बाहर से। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, और उसके गुर्गे उसे अतीक के पास एसयूवी में जेल परिसर के अंदर तक ले गए। और जैसा अक्सर होता है, उन्होंने अतीक के सामने ही व्यापारी को जमकर धोया और उससे 40 करोड़ की संपत्ति पर जबरन हस्ताक्षर करवाए। और फिर अतीक ने उस घटना की 3 घंटों की सीसीटीवी फुटेज जेल रिकॉर्ड से डिलीट करवा दी। कोई सबूत नहीं बचे होने की वजह से गुस्से में आए योगी ने उसे 2019 में यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में भेजा, इस उम्मीद में कि उसका दबदबा थोड़ा कम हो जाए। जो हुआ भी, क्योंकि यूपी से निकाले जाने के बाद अतीक की अपने गैंग पर मजबूत पकड़ अब कमजोर होने लगी थी। जैसे अतीक ने जवानी में अपने गुरु चांद बाबा को धोखा दिया था, अब अतीक के कई सहयोगियों ने भी उसके और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। बदले में पुलिस ने आंखों पर पट्टी बांध ली उन टपोरियों के अतीक के नाम पर चल रहे छोटे मोटे जमीन हड़पने वाले कांड पर। यहाँ तक कि बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम, गुड्डू मुस्लिम नहीं, कोई और जो पिछले 10 सालों में हड़पने वाले कांडों में उसका सबसे जिगरी रहा था, वो भी अतीक के खिलाफ हो गया। और अब इससे पुलिस 50 मामलों में अतीक के पीछे हाथ धोकर पड़ गई और फिर हजारों करोड़ों के गैर कानूनी ठेकों और टेंडरों को बंद किया और उसके गिरोह द्वारा हड़पी गई लाखों करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर मिट्टी में मिला दिया। अब तक अतीक का राजनीतिक करियर भी खत्म हो चुका था। उसने अपना आखिरी चुनाव 2019 में सलाखों के पीछे से लड़ा था, तो उसे केवल 855 वोट मिले। ये कुछ साल अतीक के गैर कानूनी धंधों में मंदी के थे, क्योंकि वो साबरमती जेल में सड़ रहा था।
और 2023 आते आते जंग खा चुका ये बूढ़ा माफिया पागल हो चुका था काल कोठरी में सड़ते हुए। उसे सबसे ज्यादा डर था 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले का, जिसका मार्च में अदालती फैसला आना था। वहीं अब तक उसकी बीवी शाइस्ता जनता के सामने अतीक के प्रतिनिधि के रूप में आ चुकी थी। वे लोगों से मिलती थी, फंक्शन में मौजूद रहती थी आदि। वे जल्द ही सीख गई कि गैंग कैसे काम करता है और उसने एक पुलिस वाले के जरिए फोन और सिम कार्ड जेल में अतीक तक पहुंचाया। बता दें कि उसके 2 बड़े बेटे भी जेल में थे और आज भी हैं। उसने फोन और सिम का इस्तेमाल अपने गर्म दिमाग वाले छोटे बेटे असद को एक काम देने के लिए किया, जिसे कॉलेज में डॉन बुलाया जाता था और वो सोशल मीडिया पर माफिया स्वैग में तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जाना जाता था। खैर, असद ने उमेश पाल, जो कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था, उसको फरवरी 2023 में सीसीटीवी द्वारा कैद की गई फुटेज के बीच बाजार में गोलियों से छल्ली कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से पानी सर के ऊपर से जा चुका था, जिस वजह से योगी यूपी विधानसभा में गरजे, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अपने माफिया करियर में पिछले दशकों में दर्जनों अपहरण और हत्याओं के बावजूद ये वो पहला मामला था जिसमें अतीक को प्रयागराज की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई मार्च 2023 में, जिससे यूपी सरकार को अतीक और उसके भाई अशरफ को वापस प्रयागराज जेल लाने का मौका मिला अप्रैल 2023 में। मगर अतीक भैया को पता था कि कैसे पुलिस हिरासत में खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का कुछ साल पहले एनकाउंटर किया गया था 2020 में। अब इस डर से कि उसे भी कोई इसी तरह खत्म कर देगा, उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई प्रयागराज जेल वापस भेजे जाने के खिलाफ। मेरी जिंदगी पर सीधी और खुली तलवार लटक रही है, सरकार आपको मुझे बचाना है। जिस गुहार को बर्खास्त किया गया। ये इस अदालत का मामला नहीं, उच्च न्यायालय जाइए। राज्य और प्रशासन आपकी देखभाल करेंगे। योगी ने फिर उमेश पाल के हत्यारे और अतीक के बेटे असद का पीछा करने के लिए यूपी पुलिस भेजकर जो बोला था वो कर दिखाया और झांसी मुठभेड़ में असद मारा गया। अतीक के प्रयागराज पहुंचने के अगले ही दिन दबंग माफिया इतनी बुरी तरह टूट चुका था कि उसने फिर दया की गुहार लगाई। हम बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं, अब आप हमारी औरतों और बच्चों को परेशान ना करें। बस इसी समय को अतीक को खल्लास करने का सबसे अच्छा मौका मानते हुए वही दिन लुच्चे माफिया मोहित, लवलेश और अरुण उसी दिन प्रयागराज पहुंचे जिस दिन असद को मारा गया और एक लोकल लॉज में ठहरे। लेकिन उन्हें बहुत अजीब लगा जब बंदूकों की बजाय माइक और कैमरे उन्हें थमा दिए गए। अरे ये क्या ड्रामा है, घोड़ा कहाँ है? तब मोहित ने उन्हें समझाया, भाई लोगों, घोड़े से पहले ये सीखने का है, ये प्लान का हिस्सा है। मोहित ने शहर के एक छुटकू पत्रकार को बुलाया था जिसने उनको इन दोनों चीजों के इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया। उसने उन्हें नकली प्रेस कार्ड दिए ताकि वो आसानी से वहाँ जा सके जहाँ आम जनता नहीं पहुँच सकती। रात के खाने के बाद मोहित ने आखिरकार 3 अत्याधुनिक तुर्की की जिगाना और गिरसनविच पिस्तौल निकाल सबको दी। वैसे इन टुच्चे बदमाशों को 6 से 7 लाख की महंगी बंदूकें मिली कहाँ से? खैर, कथित तौर पर मोहित ने बाद में पुलिस को बताया कि उसे ये पिस्तौलें दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी ने दी थी तकरीबन 3 साल पहले, जब दिसंबर 2021 में दिल्ली में एक अदालत में उसे गोलियों से भून दिया गया था। उससे पहले देर रात जब तीनों बिस्तर पर पड़े आराम कर रहे थे, क्या क्या करेंगे यार जब बड़े डॉन बन जाएंगे। डॉन वन तो सब ठीक है यार, पर माँ की बहुत याद आती है। रो मत भाइयों, सब वापस आएंगे जब ताकत और पैसा होगा अपने पास। अगले दिन 14 अप्रैल से तीनों सिरफिरे माफियाओं ने अतीक और अशरफ की पुलिस थाने से हर जगह जाने पर नजर रखना शुरू कर दी। वो उसे अदालत परिसर में ही खत्म करना चाहते थे जब वो रिमांड सुनवाई के लिए वहाँ लाया गया था। लेकिन भाइयों, आज यहाँ बहुत सारे मामू भरे पड़े हैं, निशाना नहीं मिल रहा है, आज छोड़ते हैं। अब ये तीनों लॉज में निराश होकर पड़े हुए सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, जिसका जवाब उन्हें अगले दिन मिला जब अतीक के वकील ने एक न्यूज चैनल पर बताया, देखिए उन्हें डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें कोलिन अस्पताल ले जाया जाएगा। इसलिए उस रात 9:30 बजे अपने अपने प्रेस कार्ड दिखाकर वे आसानी से अस्पताल में घुस गए और वहाँ मौजूद मीडिया वालों के साथ गप्पे शप्पे मारना और घुल मिलना शुरू कर दिया। आज अगर अतीक का बाइट नहीं मिला ना तो एडिटर लगा देगा मेरी। रात 10 बजे अतीक और अशरफ को लेकर यूपी पुलिस की 2 गाड़ियां घूमनगंज थाने से निकली और वहीं से कुछ मीडिया वैनों ने उनका तेजी से पीछा किया। ताज्जुब की बात है कि किसी वजह से पुलिस की गाड़ियां अस्पताल के गेट पर ही रुक गई और अंदर बिल्डिंग तक नहीं गई। अब जैसे ही हथकड़ी पहने अतीक और अशरफ गाड़ी से निकले, कई मीडिया कर्मियों ने उन्हें बाइट के लिए सताया, लेकिन दोनों बीमार भाई नहीं माने। गेट से अस्पताल बिल्डिंग तक इन दोनों भाइयों को 20 कदम पार करने थे। 20 खतरनाक कदम। लेकिन सिर्फ 2 कदम अंदर रखने पर अड़ियल मीडिया वालों ने एक बार फिर माइक उनके मुंह पर ठूस दिया तो इस बार वे रुक गए। लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने का हल्का धक्का देकर इशारा किया तो वे फिर से चलने लगे। पर दोबारा 5 और कदमों के बाद उन्हें रुकना पड़ा क्योंकि अब मीडिया ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था और उनसे जोर देकर पूछा, सर, आपके बेटे के एनकाउंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और इन तीनों के लिए यही सही मौका था। आज सुरक्षा आती है, अभी करो।
अरे भैया नहीं ले गए तो नहीं ले गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। उसी वक्त बावले लवलेश ने बेधड़क मीडिया की भीड़ को चीरा और अतीक का पहले सिर उड़ाया और फिर उसके धड़ को लगातार गोलियों से छलनी कर दिया। इसके बाद उन तीनों की पिस्तौल भौचक के अशरफ की ओर गई और उसे भी कई बार गोलियां मारी गई। सभी डरे हुए मीडिया वाले इधर उधर भागने लगे। वहीं अहमद भाइयों की लाशें जमीन पर पड़ी थी। तीनों शूटर भागे नहीं बल्कि हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया और ऐसे चिल्लाए जैसे कुछ जीत गए। फिर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया और ये सब कुछ खत्म होने में मात्र 30 सेकंड लगे। गुड्डू मुस्लिम अशरफ के आखिरी शब्द थे। ये उनका करीबी सहयोगी था जो हमेशा अपने साथ कीलें, टुकड़े और बारूद रखता था। वो 5 ही मिनट में कहीं भी ग्रेनेड बनाने में माहिर था। वो लगभग 1 साल से फरार है और माना जाता है कि अतीक की बीवी के साथ कहीं छिपा बैठा है। गुड्डू के ऊपर ये भी आरोप उछलते हैं कि उसी ने पुलिस को असद के ठिकाने के बारे में बताया जिसकी वजह से उसका एनकाउंटर हुआ। अतीक के मौत के अगले दिन उसकी चकिया कॉलोनी में सन्नाटा फैला था जहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। दुकानें और इंटरनेट भी बंद थे। अतीक की आलीशान गैंगस्टरों वाली जिंदगी के उलट उसे एक शांत माहौल में दफनाया गया। इतना शांत कि उसके अंतिम संस्कार के मौके पर एक कुत्ता तक नहीं भौंका। 6 महीने बाद उनके 2 सबसे छोटे किशोर बेटे समर्थकों के भारी शोर शराबों के बीच बाल संरक्षण घर से अपनी मौसी के घर लौटे। क्या लगता है आपको, ये बच्चे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाएंगे या माफिया बाप के नक्शे कदम पर चलेंगे, या फिर ये बढ़ जाएंगे जैसे फिल्म दीवार में हुआ जिसमें शशि कपूर एक पुलिस वाले और भाई अमिताभ एक डॉन बने थे। बिस्बो की शायरी। गुंडों का सरताज था, नाम था उसका अतीक। उसके आतंक से हुई यूपी थी भयभीत। 3 बिगड़े छोकरे चले बनाने अंडरवर्ल्ड में अपना नाम। पुलिस के सामने ही किया अहमद भाइयों को तमाम। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।